जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और भगवान से कामना करता हूं कि आप सब एकदम मस्त रहिए और ऐसे ही रेगुलर बढ़िया से पढ़ते रहिए। आप सभी लोग अपने समय का एकदम सही से सदुपयोग कीजिए। हर क्षण में कुछ न कुछ करके बिताइए, उसको बेहतरीन तरीके से बिताइए। यानी किसी भी क्षण को आप बर्बाद मत करिए, नहीं तो आप जो सपने सोचते हैं कि हम इतना मार्क्स लाएंगे या इस ग्रेड पे पहुंचेंगे, वो कभी पूरा नहीं होने वाले हैं। क्योंकि कहा गया है कि हृदय बिना शरीर में जान नहीं होती, बिना प्रसव पीड़ा माँ को संतान नहीं होती। घर बैठे या खाली बैठे मुश्किलें कभी आसान नहीं होती, और आलसी लोगों पर किस्मत कभी मेहरबान नहीं होती। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, एकदम बढ़िया से इसको ले चलते हैं। और हम सभी लोग आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनना। तो देखिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं, गोलीय दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के नियमों को आपको हम बताते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा सारे नियमों को अच्छे से एकदम, और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, है ना। पहले समझिए, लिखने के लिए हम आपको फिर बताएं कैसे लिखना है इसको। देखिए पहले समझते हैं हम लोग इसको। पहला बात हम लोग ये समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन, अब जानते हैं कि कोई भी सतह हो उस पर जब प्रकाश आता है तो वो एक अभिलंब होता है। अभिलंब से जिस कोण पर आता है, यानी कि अगर 30 डिग्री पर आया है तो सेम कोण से लौट जाता है। सेम कोण से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है हम लोग को। चलिए हम पहला नियम की बात करते हैं गोलीय दर्पण में। चलिए गोलीय दर्पण के फर्स्ट नियम देखिए, मान लीजिए कि एक गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण में यहाँ पर इसके लंबाई का मध्य बिंदु ध्रुव होता है, ये मुख्य अक्ष हो गया। और इसका जो गोलाई होता है उसका केंद्र जहां पर आए उसको वक्रता केंद्र। और दूसरा बात, सी और पी के जस्ट बीच में एफ होता है। हम लोग ये सिद्ध कर चुके हैं, एफ बराबर r/2 साबित हुआ है ना पिछला लेक्चर में। वो यही बताता है कि जो एफ होता है ना वो आर के आधा पर होता है। देखिए ये इतना आर कहलाता है, तो इसके ठीक बीच में एफ होगा। और हम आगे कभी भी जितना चित्र बनाएंगे सब में अब बीच में एफ देंगे, सी और पी के ठीक बीच में एफ देंगे। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तब सी और पी के ठीक बीच में एफ होता है। अब चलिए इस पर प्रकाश लाते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम ऐसा बताएं कि आप लोग कहीं दिक्कत थोड़ा भी नहीं बचेगा। देखिए एक प्रकाश यहां से चल रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर, और समानांतर चलते हुए दर्पण पर पड़ता है। फिर दर्पण से उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन किस तरह से होगा बताइए आप लोग। परावर्तन अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एक अभिलंब चाहिए तो सी से मिलाने पर ना ये अभिलंब बन जाता है। यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा दर्पण पर लंब होती है, यानी कि कोई भी ऐसे हो उसके केंद्र से जाता है रेखा तो उस पर लंब हो जाता है, वही बात है। तो देखिए अब जिस कोण पर ये आया है सेम कोण पर दूसरे साइड में जाएगा। जब ये जाता है तो ऐसा देखा गया है कि ठीक एफ से होके गुजरता है ना। या परिभाषा से भी कह सकते हैं हम लोग, एक परिभाषा है ना, फोकस का परिभाषा है कि गोलीय दर्पण के, है ना, गोलीय दर्पण ऐसे होता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं, है ना, या जिस बिंदु से जाती हैं उसको फोकस कहते हैं। तो ये हो गया। तो पहला नियम हम लोग यही लिखेंगे कि जब भी प्रकाश दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा फोकस से जाएगा, इतना ध्यान रखना है। जब भी देखिए जिसे आपको बताते हैं, जब भी अवतल दर्पण रहेगा, अब प्रकाश न उसके मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा तो परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगा, तो जहां हम फोकस दिए रहेंगे वहीं से अब जाएगा। अब ऐसा मानना है, ठीक है, क्योंकि फोकस का हम लोग खोज कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए जरा उत्तल दर्पण का विचार कर लेते हैं। ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में भी आपका ये होता है, ये ध्रुव हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आएगा तो कैसे जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे, है ना। और ये जिस कोण पर आता है
उसी कोण पर भेजिए, है ना, ऐसे, इस तरह से, है ना। लेकिन हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि समांतर आने वाली किरणें जब जाते हैं तो फोकस से ही इंडिकेट करके जाती हैं, फोकस से, यानी कि फोकस, हम फोकस यहाँ पहले भी दे सकते थे, अब क्यों? क्योंकि हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि अगर दर्पण का द्वारक छोटा हो तो पी और सी के जस्ट बीच में एफ होता है। तो यही हो गया। तो हम लोग फाइनल इसको क्या बोलेंगे, फाइनल नियम बताइए, छोटा में बताइए। तो एकदम संक्षेप में बोले तो ये कह सकते हैं कि समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें क्या होती हैं? आने वाली किरणें क्या होती हैं बताइए? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फोकस से होकर जाती है। कहां से जाती है? छोटा में लिखना है तो लिख देंगे डायरेक्ट, फोकस से होकर, फोकस से होकर क्या होती हैं? जाती हैं, है ना। ये संक्षिप्त में हम लोग याद कर सकते हैं। अगर बढ़िया से लिखना है तो देखिए आपको यहाँ पर बढ़िया से लिखा हुआ है ना। देखिए यहाँ पर फर्स्ट नियम में यहाँ पर लिखे हैं, गोलीय दर्पण के, एकदम अच्छे से इसको आप लोग देख पा रहे होंगे, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है। आप लोग ध्यान से देखते भी चलिएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही बनाइएगा आप लोग चित्र। चलिए ठीक है। अब हम लोग ये समझ लिए हैं कि फोकस से आएगा तो कैसे जाएगा, सॉरी समांतर आएगा तो कैसे जाएगा? फोकस से जाएगा। समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा। अब इसका उल्टा करते हैं, जरा उल्टा समझिए। उल्टा क्या? समांतर आएगा तो फोकस से जाएगा, उल्टा क्या होगा? अगर ये जिधर से समांतर आ रहा है तो फोकस जा रहा है, अगर फोकस से आएगा तब तो वही बात है, समांतर जाएगा। अगर फोकस से आता है तो समांतर जाता है। जैसे कि आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, अगर फोकस से आता है, समझिए गोली दर्पण ये हो गया, और प्रकाश किरण जो है ना वो फोकस से जाता है तो समांतर हो जाएगा। देखिए सी हो गया और ये क्या हो गया? एफ। हम क्या बोल रहे हैं? फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा, यानी उल्टा भी सत्य है, ठीक ना। जैसे अगर सीधा है तो उसका उल्टा भी सत्य होता है। और इसको हम बनाए तो हम लोग ना दर्पण में जब बनाएंगे ना तो इसको इस तरह से उपयोग करेंगे, जरा गौर करिएगा। ऐसे ऊपर से लाएंगे प्रकाश ऐसे, और फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होके चला जाएगा। या अगर उत्तल दर्पण रहता है तब क्या होगा, जरा ये समझिए। अगर ये उत्तल दर्पण है तो ऐसे होगा, इसमें सी होता है, इसमें यहाँ पर पी होता है और ये एफ होता है। तो इसमें क्या होगा, अगर अगर फोकस पर आते हुए प्रतीत होगा, या फिर ये सोच रहा है कि हम फोकस पर आज जाएंगे, है ना, ये सोच रहा है कहाँ जाएंगे? फोकस पर जाएंगे, तो रास्ते में मिला दर्पण, मारा इनको एक झप्पड़, ये तुरंत यहाँ से इसे भाग गए, है ना। झप्पड़ से नहीं मारा, परावर्तन हुआ यहाँ पर, है ना। ये आया और तुरंत ऐसे चला गया समांतर। फोकस पे आएगा समांतर होके जाएगा, फोकस से आएगा समांतर होके जाएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा नियम भी यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दर्शाया गया है, देख लीजिए। गोलीय दर्पण के फोकस से होकर आने वाली, फोकस से होकर आने वाली ना, आने वाली अथवा फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली, अथवा फोकस पर आती हुई प्रतीत होने वाली क्या चीज? किरणें, जो प्रकाश किरणें हैं, दर्पण से परावर्तन के बाद, जब परावर्तन होता है उनका ना, तो क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाती हैं। कैसे जाती हैं? तो जो मुख्य अक्ष होता है ना उसके समानांतर होकर के सब क्या होती है? चली जाती हैं। तो आप इसे समझ गए होंगे। देखिए अच्छे से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से बनाइएगा इसको। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नियम को। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम बहुत ही आसान नियम है। तीसरा नियम कैसे है? अगर ये गोलीय दर्पण है, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? गोलीय दर्पण है, और ये इसका मान लीजिए कि ये सी है, सॉरी ये इसका पी होता है, और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे इसका सी होता है,
और CP के जस्ट बीच में क्या होता है, F होता है। तो अब गौर करिए क्या होगा। देखिए हम देख लिए कि अगर F से आएगा तो समांतर जाएगा, लेकिन अब देखते हैं C से आएगा तब क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, अगर प्रकाश C से आता है, ऐसे ऐसे C से आता है, तो ऐसा देखा गया है कि C से आने वाली किरणें ना इस पर लंबवत पड़ती है। कैसे पड़ती है, लंबवत। C, क्योंकि देखिए C से, देखिए बात समझिए, C से जब आएगा कोई प्रकाश, कोई भी चीज, यानी वक्रता केंद्र से आएगा वृत्त पर, तो लंब हो जाता है ना। अच्छे से अगर हम बनाए तो यहाँ पे लंब दिखेगा। देखिए तो जब लंबवत आएगा तो कैसे जाएगा बताइए। जब सूर्य का प्रकाश या कोई भी प्रकाश जब समतल दर्पण पर लंबवत गिरता है, सीधे गिरता है, तो ऐसे जंप करता है। गेंद को ले लीजिए, गेंद को मारिए जमीन पर, ऐसे सीधा तुरंत ही जंप करेगा। वही बात है, सीधा उसी रास्ता पर, जिस रास्ता पर आएगा उसी रास्ता पर जाएगा। तो ये जिस पथ पर आया हुआ है ना, ये जिस पथ से आया हुआ है उसी पथ पर वापस चला जाता है ना। चाहे कोई भी दर्पण हो, है ना, अगर उत्तल दर्पण भी हो ना तब भी ये बात होता है। देखिए C और ये P और ये F, हम तो देख ही लिए इसमें, अगर F पर आएगा तो समांतर चल जाएगा। लेकिन अब बात है कि अगर C पर जाना चाहेगा तब क्या होगा। ये C पर जाना चाहता है तो लंबवत हो जाता है उस स्थिति में, और ये वापस चला जाता है। ठीक, वापस। आइए देखते हैं C से आने वाली किरणें क्या लिखेंगे, संक्षेप में लिखना हो इसलिए लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर आने वाली किरणें उसी पथ पर लौट जाती हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नियम पर हम लोग लिखे हैं यहाँ पर, देखिए तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें, देखिए लिखा है वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद पूर्व पथ पर वापस लौट जाती है। जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है ना। जिस पथ पे आना चाह रहा है उसी पथ पर वापस ये लौट जा रहा है। तो ये हो गया कौन सा नियम, तीसरा नियम। कुल 4 नियम इसमें है, आप लोग ध्यान से चौथा नियम को अब देखिएगा। देखिए चौथा नियम हम आपको पहले बताए थे, आप देखिए चौथा नियम। देखिए चौथा नियम क्या है भाई, देखिए अगर गोलीय दर्पण ये हो गया, ठीक है, गोलीय दर्पण ये हो गया, और ये P हो गया, यहाँ पर C हो गया, और ये F हो गया। हम देख लिए F से आने वाला समांतर जाता है, C से आने वाला उसी पर जाता है। तो CF का तो हो गया। P वाला जरा देखा जाए। चलिए मान लीजिए कोई प्रकाश P पर आ रहा है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है ध्रुव पर, तो उसका क्या होता है, तो P पर है तो अभिलंब खींचेंगे, तो C से खींचेंगे तो अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब से खींचना क्या है, तो खींचा हुआ विलंब है, ये मुख्य अक्ष ही लंब हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी जिस कोण पर आया ना उसी कोण पर ये चला जाता है ऐसे। देखिए मतलब ये लगता है कि आई आ रहा है, खैर अलग अलग नहीं, समान कोण से जाता है ये, बराबर एंगल बनाते हुए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम का प्रत्यक्ष रूप से पालन हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि लास्ट के जो ऊपर के 3 गो बताए हैं नियम वो परावर्तन के नियम पर नहीं, वो भी परावर्तन के नियम पर ही है, बाकी ये एकदम प्रत्यक्ष रूप से परावर्तन का नियम का पालन कर रहा है। आप देख सकते हैं इसका नियम हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कैसे है, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली किरणें, ध्रुव पर आपतित होने वाली किरणें, ये ध्रुव पर आपतित होने वाली किरणें क्या होती हैं, परावर्तन के बाद जब परावर्तन होता है तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट जाती है, ये बराबर कोण बनाते हुए। इसको भी आप लोग लिख लीजिए अच्छे से। और इस तरह से 4 नियम हुए। 4 नियम याद रहेंगे ना तो देखिए आपको हम प्रतिबिंब इतना बढ़िया सिखाते हैं कि आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा प्रतिबिंब के बारे में, एकदम ध्यान पूर्वक आप देखिएगा, है ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको संक्षेप में हमने नियम बताया, एकदम संक्षेप में, बस एकदम आसान भाषा में, तो बस 4 गो बात याद रखिएगा। गोलीय दर्पण रहेगा, है ना, तो अगर प्रकाश किरण, देखिए क्या बता रहे हैं, अगर प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आता है तो वो F से जाता है। देखिए ऐसे अगर समझ लीजिए तो ये हो गया, समांतर रहेगा F से जाएगा। दूसरा आप लोग याद रखिएगा केवल कि गोलीय दर्पण अगर रहेगा और उसमें प्रकाश किरण क्या होगा,
उसमें प्रकाश किरण अगर एफ से आता है, अगर एफ से आता है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होके चला जाएगा। ठीक, दूसरा याद रखिएगा। तीसरा आपको याद रखना है कि अगर गोलीय दर्पण दिया रहेगा और उसमें कोई प्रकाश किरण कहां से आता है, सी से आता है। गौर से देखिएगा, यहां लिखते हैं हम। देखिए प्रकाश किरण कहां से आता है, सी से आता है, तो ये लंबवत होने के कारण उसी पर लौट जाता है। ये 3 नियम ध्यान रखना है। ठीक, और एक और है ना लास्ट, चौथा। ये 4 नियम ध्यान रखिएगा ना तो एकदम आराम से सब प्रतिमा आपसे बन जाएगा। देखिए गलत बन रहा है ना, 1 मिनट। चलिए, ये ऐसे हो गया है ना, इस तरह से गोलीय दर्पण, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, ये बीच में होना चाहिए, जस्ट बीच में। तो देखिए अगर प्रकाश किरण पी पर आता है तो जिस कोण पर आता है उसी कोण पर ये वापस चला जाता है। यही तो है नियम। नियम याद रखिए, आपको सारे प्रतिबिंब बनेंगे बढ़िया से आप लोगों का। देखिए, चलिए देखिए, आप लोग बताइए जल्दी से एक बार रिवाइजिंग कर लीजिए। बोलिए, मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो सी से जाएगा, समांतर आएगा तो सी से जाएगा, एफ से आएगा तो समांतर जाएगा। देखिए समांतर आएगा तो एफ से जाएगा, इसका उल्टा एफ से आएगा तो समांतर जाएगा, सी से आएगा तो उसी पर जाएगा, और पी पर आएगा तो जिस कोण से आएगा उसी कोण से जाएगा। ये नियम आप लोग 2-3 बार एक बार वीडियो करके मन में एक बार बताइए, तभी आप लोग को एकदम अच्छा से याद होगा। समांतर आएगा तो एफ से जाएगा, अगर एफ से आएगा तो समांतर जाएगा, अगर सी से आएगा तो उसी पर जाएगा, अगर पी पर आएगा तो एकदम ऐसे जाएगा। आप ये 4 नियम याद रखिए, आपको हम सारा का सारा प्रतिबिंब याद करा देंगे और सब का सब न्यूमेरिकल भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब को। तो चलिए देखते हैं। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, अवतल दर्पण में क्या बनना, प्रतिबिंब बनना। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की न 6 स्थितियां होती हैं। आइए देखते हैं, पहले शॉर्ट में देखते हैं तब विस्तार से। देखिए ये अवतल दर्पण हो गया मान लीजिए, है ना। तो अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं भाई, तो देखिए पहले संक्षेप में समझिए, फिर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ये पी हो गया और ये मुख्य अक्ष हम यहाँ पर बना देते हैं इसे, ठीक है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया मान लीजिए सी, और ये हो गया क्या चीज, एफ। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अनंत पर वस्तु ऑब्जेक्ट आपका अनंत पर है तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज आपका जो बनता है, देखिए यहाँ पर कैसे बना, इमेज जो बनता है वो एफ पर बनता है। अब बहुत छोटा बनता है, ये इमेज 1 कर देते हैं, ठीक। अनंत पर आता है तो एफ पर इमेज बनता है। अब दूसरा समझिए, जब वस्तु अनंत अनंत से पास आ गया, अब वस्तु यहाँ आ गया, कहाँ वस्तु है, अनंत और सी के बीच वस्तु है। तो जब वस्तु आता है ना तो प्रतिबिंब इधर जाता है और ये थोड़ा सा अब बड़ा हो जाता है। ये वस्तु दूसरा है, ऑब्जेक्ट दूसरा है, तो ऑब्जेक्ट दूसरा का ये इमेज दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इमेज है, अब ये वस्तु को और आगे करते हैं, वस्तु यहां आ गया ऑब्जेक्ट 3, तो प्रतिबिंब और इधर जाता है। देखिए प्रतिबिंब यहां चला गया और साइज बढ़ते जा रहा है, साइज ऐसे ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ पाता है ना तो साइज जो है ना वो इसके बराबर इमेज होता है, ये जितना बड़ा ये भी उतना ही बड़ा, लेकिन उल्टा रहता है। ये इमेज 3 हुआ, ऑब्जेक्ट 3 का इमेज 3 हुआ। ध्यान समझिएगा, अभी संक्षेप में बता रहे हैं, घबराइएगा मत। फिर हम लोग एकदम संक्षिप्त के बाद ना एकदम विस्तार से भी देखेंगे। अभी जब ऑब्जेक्ट को और आगे ले जाते हैं, वस्तु अब सी एफ के बीच चला गया, वस्तु कहाँ चला गया, सी एफ के बीच चला गया, ऑब्जेक्ट का 4th स्थिति, तो ये और इधर भागता है और ये प्रतिबिंब तो बड़ा होते ही जाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब चला गया। ऑब्जेक्ट 4 का इमेज 4 यहाँ पर है, देखिए ये इमेज 4 है, गौर करिएगा, ये इमेज कौन सा है, 4 है। इसका इमेज यहां बनता है, इससे बड़ा बनता है और उल्टा बनता है। देखिए यहां पर बराबर बना था, जब इधर था तो छोटा प्रतिबिंब था, यहां था तो बराबर हो गया, जब आगे बढ़ा तो बड़ा इमेज बनने लगा।
अब देखिए जैसे जैसे आगे जाता है इमेज दूर भागता है, बड़ा होते जाता है। जब ये एफ पर पहुंच जाता है ना, जब मान लीजिए कि देखिए जब वस्तु पहुंच जाता है कहां पर, एफ पर, यानी ऑब्जेक्ट का पांचवा स्थिति ये है, वस्तु का पांचवा स्थिति है। जब यहाँ वस्तु पहुंच जाता है ना तो ये अनंत पर भाग जाता है, बहुत दूर। हम कितना दूर जाएंगे, हम यही लिखेंगे ये ऑब्जेक्ट 5 का इमेज 5 है, ये इमेज 5 का स्थिति है। समझ रहे हैं? अब देखिए क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट और आगे जाता है इसमें एफ और पी के बीच चल जाता है, ये ऑब्जेक्ट का छठा स्थिति है। तो जो इमेज है ना, इमेज कहाँ बनता है बताइए। देखिए फोकस पर है तो अनंत पर चला गया है, जब फोकस से भी है तो अब अनंत से कितना दूर जाएगा, और प्रतिबिंब पीछे बनने लगता है और बड़ा फोटो बनता है, पीछे बनता है। ये ऑब्जेक्ट 6 का इमेज 6 है ना। अब गौर करिएगा, ये अगर और पास में जाता है ऑब्जेक्ट 7 है ना, तो ये थोड़ा सा पास आने लगता है, पास, और इमेज अब थोड़ा सा छोटा हो जाता है ना, है ना। ऑब्जेक्ट 7 नहीं है, ये इमेज 7 है। देखिए अगर ये ध्रुव पर चला जाएगा तो ये भी उधर से आते आते ध्रुव पर आ जाएगा। ये जैसे ऐनक में नक सटा लीजिएगा तो इमेज भी नक सटा लेगा आपसे ना। तो देखिए हम आपको बताएं संक्षेप में, है ना, इसको ना जो भी बताए ना पूरा इमेज हम बनाने जा रहे हैं। जब 6 इमेज बना लेंगे ना विस्तार से, तो एक बार फिर इसको देखिएगा आप लोग, तो एकदम कंफर्म हो जाएगा आपको। चलिए हम आगे अब इमेज पर शुरुआत करते हैं, अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों का शुरुआत करते हैं। चलिए पहली स्थिति देखिए, हम पहली स्थिति कौन सा बनाएंगे आप समझ लिया। हम पहला यहाँ से शुरुआत करेंगे ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। हम इसी को पहला मानते हैं। चलिए, अरे पहला किसी को माना सकते, उसमें कौन सा दिक्कत है। चलिए हम मानते हैं पहला, देखिए पहला स्थिति मानते हैं, देखिए पहला स्थिति मानते हैं कि जब वस्तु न अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर हो, बताइए तो। चलिए देखिए हम ध्यान से देखिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए सी और पी के ठीक बीच में एफ देना चाहिए आपको। चलिए एकदम ध्यान से देखना है। वस्तु जो है ना, वस्तु जो है वो सी और अनंत के बीच है, यहां पर वस्तु है ना। तो कहाँ इमेज बनेगा, चलिए इमेज बनाते हैं। तो यहां से एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश चलेगा, समानांतर। तो ये कहाँ जाएगा बताइए, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है। अभी आपको हम बताए ना कि समानांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती हैं, बताए थे ना। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहला नंबर, समांतर आने वाली किरणें कहाँ जाती हैं, फोकस से जाती हैं। तो जरा गौर करिए, समांतर आने वाली किरणें कहाँ जाती हैं, फोकस से। तो ये फोकस से ऐसे चला जाएगा, ठीक है बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा। समांतर आएगा, फोकस से जाएगा। और दूसरा बात देखिए, दूसरा नियम देखिए, एक एक रेखा से ना कोई इमेज नहीं बन सकता है। इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 गो लाइन चाहिए, एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा खींचेगा स्केल का उपयोग करके। हमारे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, एकदम सीधा खींचेगा। अब देखिए एक और हम रे का उपयोग करते हैं। चलिए एक और लेते हैं नियम कोई। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश हम लेके आते हैं, है ना, और ये प्रकाश आ रहा है मान लीजिए सीधे सीधे यहाँ से एफ पर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, एफ पर। तो ये कैसे जाएगा बताइए, फोकस से आता कैसे जाएगा। अभी आप यहाँ पर नियम देख लीजिए, फोकस से आएगा तो समानांतर जाएगा। देखिए ये फोकस है, फोकस से आएगा तो समानांतर जाएगा। तो देखिए देखिए फोकस से आ, देखिए एक और बात, जो 2 किरण शुरू करें ये इसी वस्तु के ना सिर पर से, वस्तु के कपार पर से शुरू करते हैं। समझ वस्तु है ना, तो यहीं से सब किरण शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा, ठीक ना, यहीं से सब शुरू होगा, है ना। तो ये आया और ऐसे मिल करके यहाँ पर समांतर, फोकस से आने वाला समांतर जाता है। अभी बताए ना आपको, फोकस से आने वाला समांतर जाता है। तो देखिए फोकस से आने वाला समांतर गया। तो अब देखिए यहाँ पर कटिंग मिल रहा है, एक यहाँ पर कटिंग मिल रहा है। तो प्रतिबिंब किसको बोलते हैं बताइए, याद है प्रतिबिंब का परिभाषा ऐसे था, किसी बिंदु स्रोत से, दिखाई बिंदु है वो, ये बिंदु है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें
देखिए बिंदु स्रोत है, यहाँ से आ रही प्रकाश की किरण, आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, देखिए ये किरण, ये परावर्तन वाली किरण, ये परावर्तित हो रहा है और ये परावर्तित हो रहा है। देखिए ये जो जो लौट रहा है वो कहाँ मिल रहा है, देखिए यहाँ पर एक किरण मिल रहा है, बाकी एक लौट रहा है एक आने वाला, तो ये नहीं बनाएगा, ये लौट रहा है ये भी लौट रहा है, दोनों लौटने वाली किरणें कहाँ मिल रही है यहाँ पर। देखिए ये जो किरण है ना, दोनों लौटने वाली किरण है, ये भी लौटने वाली किरण है, ये भी लौटने वाली किरण है। यहाँ देखिए क्या है, एक आने वाली किरण है एक लौटने वाली किरण, तो ये नहीं प्रतिबिंब आता है, दोनों लौटने वाली किरणें प्रतिबिंब बनाती हैं, ये भी लौट रहा है ये भी लौट रहा है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो यहीं पर इमेज बन गया इसका, इमेज। अब देखिए ये इतना बड़ा है, इमेज तो जा छोटा हो गया, इमेज छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, और कैसा बन रहा है, उल्टा। देखिए ये ऊपर की तरफ है ना, ये नीचे की तरफ बन रहा है, नीचे तरफ बन रहा है। हम इसके सिर का फोटो यहाँ बनाए हैं, इसका शेष भाग का जो फोटो है ना, समझ लीजिए कि आधार का फोटो ऐसे ही आकर के ऐसे ही यहाँ बन गया है ना, हम सिर का फोटो यहाँ पाए हैं, तो और सब शरीर का फोटो बनाते ना इसी तरह से, तो क्रमशः ऐसे आते जाता। देखिए आधार से किरणें चलेंगी तो ये आधार पर ही आएंगी, तो यही फोटो बना लेगा। कुल मिला के ये फोटो बन गया, कैसा फोटो बना, उल्टा बना, उल्टा, वस्तु से छोटा, उल्टा छोटा, और वास्तविक, वास्तविक क्यों, क्योंकि परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से मिलने से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए थोड़ा सा हम समझ ले रहे हैं लेकिन बढ़िया से बता रहे हैं आपको, एकदम ध्यान दीजिएगा, आपका एक एक सेकंड का हम ध्यान रख रहे हैं कि आप सीख जाए यहाँ से, ऐसा सीखें कभी भूले नहीं। देखिए ये आया यहाँ मिला तो ये प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब को ना आप देख रहे हैं कि हम कौन कौन नियम से बनाए हैं, एक न पहला नियम का एक किरण था समांतर रहने वाला, एक ये था दूसरा नियम से। क्या यही दो नियम से बन सकता है, नहीं बाबू, आप कोई भी नियम से बना सकते हैं। देखिए आपको हम बताते हैं किसी दूसरे नियम से बना करके, जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया और इसमें हमको प्रतिबिंब बनाना है, तो देखिए सी एफ और ये पी, देखिए कौन कौन नियम से बनाए, पहला दूसरा से वो बनाए थे, चलिए पहला और तीसरा से बनाते हैं, पहला और तीसरा कहाँ है, देखिए एक पहला एक तीसरा, इन दोनों से बनाते हैं। अब हम इन दोनों से बना चुके हैं, अब इससे इससे बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए वस्तु है इस तरीके से, यहाँ पर है ना। अब देखिए इसका हम प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, यहाँ से प्रकाश चलेगा मुख्य अक्ष के समांतर और एफ से होकर के आ जाएगा। एक प्रकाश और ले चलते हैं यहाँ से हम, मान लीजिए यहाँ से सी से होते हुए क्या दर्पण पर टकराया, यहाँ दर्पण है इस पर टकराया, फिर ये वापस लौट गया, ये वापस लौट गया, कैसे, सी से आने वाला उसी पर लौट, याद रखिए समांतर आने वाला फोकस से जाता है, सी से आने वाला उसी पर लौटता है, देख लीजिए यहाँ बताए हैं, देखिए आप सी से आने वाला उसी पर लौटता है, जैसे ही आता है जैसे ही आता है वैसे ही लौटता है। तो देखिए यहाँ पर इमेज कहाँ बना, तो लौटने वाली किरण कहाँ मिली, देखिए ये आने वाली किरण, ये लौटने वाला, देखिए ये लौटने वाला है, देखिए ये आने वाला है और ये लौट, देखिए ये आने वाला भी है ये लौटने वाला भी है, तो लौटने वाला और लौटने वाला दोनों यहाँ पर लड़ा, यहाँ फोटो बन, देखिए इससे छोटा फोटो बना है, इससे छोटा फोटो बना है और उल्टा बना है और वास्तविक बना है ना। देखिए दोनों एकदम सेम टू सेम सही रिजल्ट, एक ही रिजल्ट आ रहा है। देखिए इसे प्रतिबिंब का बना है, सी एफ के बीच बना है, इसमें भी सी एफ के बीच बना है ना। तो देखिए हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि पहला तीसरा से ये बनाए हैं, ये बना है पहला दूसरा से, और आप न किसी भी दो नियम को लेकर के प्रतिबिंब बना सकते हैं, निश्चित रूप से बन जाता है। ट्राई जरूर करिएगा एक बार, ठीक ना। तो चलिए हम आपको नियम बताने के बाद अब चलते हैं हम लोग लिखने की तरफ। देखिए हम लोग लिखते हैं कैसे इसको, देखिए तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे लिखना है, अब एकदम ध्यान से लिखेंगे भी अच्छे से। देखिए यहाँ पर लिखिए और शुरुआत से देख लीजिए, अवतल ऐसे हेडिंग मान लीजिएगा, है ना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कनकेव मिरर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की मुख्यतः 6 स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं। तो पहला स्थिति का लिखा है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। पहला क्या बोले हैं, वस्तु कहाँ हो, अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु हो, बीच स्थित हो, तो देखिए कैसे इमेज बन रहा है। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, ऐसे आया, ऐसे गया, ये आया, इसी पर गया, ये इमेज बना, है ना। तो क्या लिखा गया निष्कर्ष, बने प्रतिम का स्थान कहाँ है, सी पर, सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच है ना। प्रतिम का आकार कहाँ है, सॉरी प्रतिम का आकार कितना है, देखिए आकार तो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा, है ना। अब प्रतिम का प्रकृति किस टाइप का इमेज है, वास्तविक है काल्पनिक है, तो वास्तविक प्रतिम है, क्यों, क्योंकि परावर्तित किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बनता है। ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, वास्तव में किरणें कट रही हैं, एकदम रियल में कट रहे हैं, वास्तविक प्रतिम बनता है। आपको पता है वास्तविक प्रतिम को ना पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कागज रखें ना, कागज, आप यहाँ पे कोई चमकदार वस्तु रखिए, चमकदार वस्तु, या आप ही एकदम चमकते कपड़ों में खड़ा हो जाइए, यहाँ अवतल दर्पण रख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर ना एक कागज रखिएगा ना, तो आपका फोटो ना कागज पर बन जाएगा, है ना, कागज पर। देखिए हमारे पास ये अवतल दर्पण है, इस तरह से ये अवतल दर्पण होता है, आप देख लीजिए ध्यान से, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के सामने ऐसे करना है, अवतल दर्पण ले लीजिए, सामने में आप खड़ा हो जाइए, या कोई चमकदार वस्तु रखिए, यहाँ पे एक नीचे में कागज रखिए, कागज, है ना, कागज रखिए। देखिए हमारे हाथों पे एक ऐसे धब्बा ही बन रहा है, ये बल्ब का प्रतिम बन रहा है ऐसे, है ना। खैर आप बनाएंगे तब बुझाएगा आपको। तो यहाँ पर ना कागज रखेंगे तो कागज पे फोटो आपका बन जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिम ना पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पहला बन गया इमेज, अब दूसरा इमेज हम लोग समझते हैं। चलिए दूसरा इमेज आपको समझाते हैं, दूसरा इमेज समझिएगा। मान लीजिए अवतल दर्पण है। अच्छा कुछ लोग मिस्टेक भी इसी में करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं ना, इमेज बनाने में, जरा मिस्टेक पर भी बात कर लीजिए, कैसे आप लोग ट्राई करेंगे और गलती हो जाएगा। कोई ऐसे बनाएगा दर्पण, ऐसे बना लेगा दर्पण, और यहाँ पर पी लिख देगा और ऐसे कर लेगा, हाँ, तो समझिए कि गलती कर रहा है वो। यहाँ थोड़ा ना पी देना है, पी यहाँ ना देना है, ये गलती है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तब भी गलत हो जाएगा, ऐसे बना दिए खूब अच्छा, और यहाँ पी लिखे हैं, ठीक है, ये भी ठीक किए हैं, ये भी सीख किए हैं, ये दे दिए यहाँ पर, फिर गलती होगा, क्योंकि एफ आपका बीच में, सी पी के बीच में एफ होना चाहिए, बीच में आप किनारा दे देंगे तभी भी आपका गलती रिजल्ट आएगा, जस्ट बीच में देना होगा आपको। और देखिए गलती लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाएंगे दर्पण, ऐसे ऐसे बना देंगे, लगेगा ना कि दर्पण इनका ना ढहने वाला है, ऐसे है, वस्तु दबा जाएगा इसमें, ऐसा मत बनाइएगा, एकदम मतलब कि सही से सीधा बनाइएगा ऐसे। तो ये सब गलतियां करिएगा ना तो आपका गलती रिजल्ट आएगा। कुछ लोग ऐसे बनाएंगे तभी गलती हो, खूब ऐसे धके ना, लगता है कटोरी बना रहे हैं वो, कटोरी बना रहे हैं, ऐसा बना देंगे तब उनका रिजल्ट गलती आएगा। तो ये सब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, हमें भी बता दे रहे हैं आपको, ये मिस्टेक करिएगा तो आपका रिजल्ट गलती ही आएगा, ठीक ना। इस मिस्टेक ऐसा ऐसा अगर कर रहे होंगे तो गलती हो, ऐसा नहीं करिए, शेष एकदम सही तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए आपको अगला इमेज बताते हैं, दूसरा इमेज देखिए, दूसरा इमेज समझिए, ये पी है और ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पर सी दे दिए, सी पी के ठीक बीच में एकदम एफ दीजिए, बल्कि स्केल से माप के देख लीजिए कि बीच में है कि नहीं है। दूसरा इमेज क्या बताए थे आपको, बताइए, पहला बताए थे आपको, आप लोग को याद है ना, वो बताए थे हम इमेज के बारे में शुरू में, सॉरी, यहाँ एक बताए थे ना इमेज के बारे में। तो हम अब इस इमेज का बात करें, जरा गौर करिएगा, पहले वस्तु यहाँ पे था, अब वस्तु और आई कर दिए सी पर, वस्तु कहाँ रख दी अब, सी पर। अब देखिए कैसे प्रतिबिंब बनता है, एक मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश जाएगा और ये ऐसे टकरा करके आ जाएगा, है ना, ये ऐसे हो गया। दूसरा, दूसरा देखिए, एक यहाँ से ऐसे जाएगा एफ से, और जाने के बाद मुख्य अक्ष के, देखिए ऐसे हो गया, ऐसे समझिए आप लोग, थोड़ा सा घबरा करके नहीं, अच्छे से बनिए। समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती है, एकदम याद रखिए, पहला नियम। दूसरा नियम बताइए,
दूसरा हम फोकस से लाएंगे, फोकस से लाएंगे तो कहाँ जाएगा, देखिए फोकस से लाएंगे तो कहाँ जाएगा, जरा गौर करिए, समांतर एफ से जाएगा, फोकस से आएगा तो समांतर जाएगा। चलिए फोकस से लाते हैं और ये समांतर जाएगा, फोकस से लाया गया, देखिए इसे फोकस से लाया गया तो ये कैसे जाता है, समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जाता है। और समानांतर जाते प्रतिबिंब कहाँ बनाए गए, प्रतिबिंब न जस्ट नीचे में बनाया आप, यहाँ पर इमेज बनता है इसका, यहाँ बनता है। तो ये इमेज जब बराबर बनता है, उल्टा बनता है, बराबर उल्टा ये इमेज बनता है। कैसे बनता है, बराबर है, उल्टा है और वास्तविक है, ये भी पर्दे पर प्राप्त हो सकता है, वास्तविक है। कई लोग का ना ये बनाने में गलती होता है, तो हम तो उनको ऐसा सजेशन कर देते हैं कि अगर आप सीख गए हैं तब के लिए उपाय है कि पहले यहाँ पर सी दीजिए, यहाँ पर पी दीजिए, यहाँ वस्तु बना लीजिए, है ना। और सीख गए हैं तब, देखिए कई लोग गलती होते हैं, पहले इमेज बना लीजिए, कॉपी पर ना अक्सर गलती हो जा रहा है बनाने में, तो हम उसके लिए उपाय बता रहे हैं कि पहले इमेज बना लीजिए। अगर आप सीख गए हैं तब के लिए बात कर रहे हैं, कैसे में एकदम सेम साइज का इमेज बनाइए, है ना। फिर ऐसे लाइए प्रकाश, यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर लाइए प्रकाश, और इस बिंदु को इस बिंदु से मिला लीजिए ऐसे। अगर आपसे गलती हो रहा है तब के लिए बोल रहे हैं, बात ध्यान रखिएगा। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते इसे खींच दीजिए, फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, ऐसे हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। गलती होगा तो मतलब ध्यान से कीजिए, गलती नहीं होगा, थोड़ी मोटी गलती तो बड़ा सा इसे बिंदु बना दीजिएगा तो गलतियां छिप जाएंगी। खैर आप गलतियां करने से बचिए, ठीक है। ये हम बताएं एग्जाम के लिए, ताकि एग्जाम में ना आपसे कोई गलती ना हो। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं ये सेकंड इमेज जो हम लोग सीखे हैं सी पर वाला, ये कैसे होता है। देखिए सी पर वाला इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो कैसे इमेज बना, देख लीजिए ध्यान से, एकदम सब कुछ आसान है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। तो चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तीसरा इमेज आपको बताते हैं। तीसरा तीसरा क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। आप लोग अपने से चाहे तो बना सकते हैं। देखिए जब वस्तु कहाँ पर बोल रहे हैं, जब वस्तु ये P हो गया और यहाँ पर आपका ये C हो गया और ये हो गया F। वस्तु अब की बार कहाँ है, पहले वस्तु यहाँ पर था, फिर वस्तु यहाँ आया, अब वस्तु और आगे चला गया, कहाँ पर, CF के बीच में। अब बताइए कैसे इमेज बनेगा, यहाँ पर ऐसे है। अब ये इमेज कैसे बनेगा, देखिए आपसे बार बार करेगा, आप कई नियमों से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाते हैं हम, ऐसे समांतर आएगा तो ये समांतर आने वाला लिखवाए नियम ना, समांतर आने वाला एफ से जाता है, नियम याद रखिए, समांतर आने वाला कहा जाता है एफ से जाता है। अब दूसरा बताइए हमको, दूसरा कैसे हो सकता है, एफ से लाइएगा, एफ से जब आता है ना तो सम्मुख अक्ष के समांतर होके चला जाता है, तो ये यहाँ पर इमेज बना रहा है। देखिए इससे बड़ा बन गया इमेज, गौर करिए, ये इतना बड़ा है ना, इससे बड़ा इमेज बन गया और उल्टा बन गया, और किरणें वास्तव में कट रही हैं, तो ये वास्तविक इमेज बनाया है। वास्तविक बड़ा है ना, ऐसा इमेज बनाया उल्टा, वास्तविक बड़ा उल्टा, और कहाँ सी अनंत के बीच इमेज बना है ना। अगर आप देखेंगे इसको तो आप ऐसे ही बना सकते, कई तरीके हैं इमेज बनाने के। देखिए एक और तरीका से बना इसको हम, देखिए ऐसे ऐसे, और ध्यान से देखिएगा, एक इस तरह से खींच लीजिए, देखिए टेढ़ा हो रहा है ना, ऐसे खींच लेते हैं हम, यहाँ पर देते हैं हम C और ये देते हैं यहाँ पर F। देखिए एक अलग तरीके से हम इस इमेज को बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर है, देखिए कैसे, मुख्य अक्ष के पहले समांतर ले चलेंगे तो फोकस से हो करके ऐसे चला जाएगा, एकदम सीधा सीधा खींचिएगा आप लोग, हमारा भी कुछ टेढ़ा हो ही जा रहा है ना, आप लोग स्केल का उपयोग करके बनाइएगा, ठीक। अब देखिए एक यहाँ से एक और प्रकाश हम लेते हैं, देखिए जरा इसको समझिएगा, ये बहुत अच्छा बताने जा रहे हैं, ये आगे भी कई जगह उपयोग हम करेंगे। यहाँ से तो बहुत किरणें चलेंगी, है कि नहीं। कुछ किरण ऐसा हो सकता है जो
इसके और इसके ये दोनों को मिला दीजिए ऐसे पहले, ऐसे एकदम सीधा। यहाँ से बहुत देखिए किसी वस्तु के सिर पर से बहुत किरण चलती है, बहुत किरण चलती है, समझ लीजिए, एक दो किरण नहीं चलती है, बहुत किरण चलती है। तो ऐसे कुछ किरण ऐसा हो सकता है जो इधर जा रहा हो, इस रेखा पर ऐसे जा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब ऐसे जाता है तो जानते हैं क्या होता है, ये लगता है यहाँ से देखने पड़ेगा ना कि ये तो सी से आ रहा है, यानी सी से आने वाला रेखा तो इस पर लंब होता है, सी से आने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो ये उसी पर लौटेगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि सी से जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो सी से जब रेखा कोई दर्पण पर जाता है तो लंब होता है, तो ये जैसे जाएगा वैसे ही लौटेगा, यहाँ से वापस ये लौटता है टकरा करके इसी रेखा पर लौटता है ऐसे। तो इमेज यहाँ पर बन रहा है इसका। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, सी अनंत के बीच वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, ठीक ना। ये इमेज बल्कि आप नोट्स में बनाइएगा, अच्छा रहेगा, ये बहुत अच्छा है। देखिए इसमें कौन सा बनाया है, देखिए हम लोग दूसरा देख चुके हैं, सी और एफ के बीच स्थित हो, तीसरा ना सी एफ के बीच स्थित हो, तो हम ये बनाए हैं, है ना। हम वो भी बना सकते हैं जिसको हम अभी बोल रहे हैं, ठीक ना। इस स्थान पर आप ये बना लेंगे तो और बेटर रहेगा, ये वाला इमेज सी एफ के बीच वाला, है ना ये, क्योंकि आगे ना ऐसा चित्र का काम आने वाला है। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट के साथ, यहाँ पर लिखा है बने प्रतिम का स्थान, आकार और प्रकृति सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए आप लोग अच्छे से देख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट इमेज हम बताते हैं आपको, ये 6 नंबर इमेज, जब वस्तु न एफ पर स्थित हो। आइए पहले सिखा देते हैं आपको, बढ़िया से एकदम सीखिए, एकदम कहीं भी निसंकोच, कहीं भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए पी हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पर, सी हो गया, ये बीच में हो गया आपका एफ। अब क्या कर देते हैं ना कि वस्तु अब की बार एफ पर रखते हैं, वस्तु कहाँ रखे अब की बार एफ पर रख दिए हैं। फोकस पर वस्तु, पहले वस्तु यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर बीच में आया, फिर यहाँ आ गया वस्तु। अब देखिए इसका इमेज कैसे बनेगा, तो यहाँ से हम लेते हैं प्रकाश किरण को, एक मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगा तो वो फोकस से होकर के जाएगा, ठीक, फोकस से होके चला गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए अब कौन सा नियम लगा है, समांतर आया है तो फोकस से गया है। अब बताइए, अब यहाँ से हम बनाए नियम, एक और नियम का उपयोग करें तो एफ से ले जाएं। देखिए दूसरा नियम लेकिन नहीं लग पाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नियम क्या था हम लोग का, जरा गौर से देखिए। दूसरा नियम था कि फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। देखिए यहाँ से कैसे फोकस से जाएगा, देखिए तो यहाँ से अगर कि फोकस से भला कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गलत हो जाएगा। याद रखिए यहाँ जब वस्तु फोकस पर हो तब फोकस का नियम काम नहीं करेगा, और जब वस्तु सी पर हो उस समय ना सी वाला नियम काम नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा ये बात, जब वस्तु एफ पर है तो एफ वाला नियम नहीं काम करेगा। कोई और नियम देखिए, देखिए आप ध्यान दीजिए, ये नियम लग सकता है यहाँ पर, एफ वाला नियम नहीं लग सकता है अभी फिलहाल जो बताया वहां पर, है ना, नहीं लग सकता। तो अब ये लगा सकते हैं क्या, सी वाला, देखिए तो सी वाला लग सकता है वहां पर। और एक बात, चौथा नियम को ना हम लोग अक्सर कम ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कभी बराबर कोण बनता है, कभी बराबर नहीं बन पाता है। देखिए मैं भी आपको समझा, आप लोग किस तरह से चौथा, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये गोलीय दर्पण हो गया, और इसमें ये मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ठीक बीच में देना होता है आप लोगों को ना। देखिए वस्तु अब की बार कहाँ बोला जा रहा है, फोकस पर, वस्तु कहाँ बोला गया है, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगा, जरा गौर समझिएगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश चलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगा तो वो ना फोकस से होकर के लौट आता है, ऐसे। थोड़ा सा स्किल आप लोगों के पास होगा, एकदम सही से आप लोग खींचिएगा, एकदम ऐसे सीधा प्रकाश
ऐसे लौटता है ना। और एक प्रकाश किरण समझिए, एक प्रकाश किरण को हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं, इसको सी से ऐसे इसको जोड़ देते हैं, ऐसे गया, यानी या गया यहाँ से, लेकिन सी से और वस्तु के शीर्ष से मिलाते हुए रेखा पर गया, जिसके चलते ऐसा लगता है कि ये लंब पर गया है। तो ये जैसे ही जाता है वैसे ही लौट आता है, और ये लौटने पर ने ठीक इसी रास्ता पर वापस चलता है। और आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये जो है ना, ये समानांतर नजर आता है। ये जब चलता है और सही से बनाया जाए, थोड़ा सा हम स्केल से नहीं बना रहे तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, एकदम ये समानांतर चलता है, समान अंतर पर ना, ये समानांतर चलता है, समानांतर एकदम, है ना। तो बताइए इसमें इमेज कहाँ बनेगा? ये तो किरण आगे जा रही है, ये इमेज कहाँ बना सकती है? वाकई में देखा जाए कहीं कटने वाली नहीं है, यानी इमेज कहीं नहीं बनने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि जैसे कि आप सोचिए कि अगर समानांतर रेल की पटरी है, चाहे रोड है, एकदम समानांतर है, आप यहाँ से खड़े होकर देखिएगा ना, तो आपको लगता है ना कि रोड आगे जाके पतला हो रहा है। क्या आपने सुने? फिर समझिए, ऐसे समानांतर रेल की पटरी है ना, समांतर रेल की पटरी चाहे रोड है, एकदम समान चौड़ा है। आप कभी रोड पर खड़े हो जाएंगे, रोड पर अगर रोड एकदम सीधा हो तो आपको ऐसा फील होगा कि हमारे पास रोड चौड़ा है और आगे जाके रोड पतला होने लग रहा है। यानी यहाँ पर जो व्यक्ति होगा उसको ऐसा फील होगा कि ये किरणें आगे जाकर के ना पास आ रही हैं, मिल रही हैं, यानी कि ये किरणें ना बहुत दूरी पर मिलने जैसा लगेंगी। बहुत दूरी माने अनंत कहते हैं, अनंत पर ये मिलते हुए मालूम चलती है, अनंत पर ये मिल करके वास्तविक प्रतिम बनाती हैं। और अनंत समझते हैं कि जितना आगे जाएगा उतना ही ये बड़ा इमेज क्रिएट करेगा। देखिए बड़ा, इतने ही दूरी में, तो इससे कितना बड़ा बना दे, देख लीजिए इससे कितना बड़ा। अभी तो अनंत होने के लिए बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो देखिए हम इसको अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए स्थिति 4, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनता है? अनंत पर बनता है, अनंत पर, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से ना बहुत बड़ा फोटो बनता है। प्रकृति उसकी वास्तविक और उल्टा, वो वास्तविक होता है और उल्टा इमेज रहता है वो, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग लास्ट के 2 इमेज देखते हैं। देखिए लास्ट के 2 इमेज जब देखते हैं, जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहाँ हो, देखिए एकदम बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है इसमें। जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, देखिए कैसे, ये अवतल दर्पण हो जाता है मान लीजिए, और इसमें वस्तु कहाँ रहेगा? अब की बार ये पी हो गया, ये सी हो जाता है, सॉरी ये एफ होता है। वस्तु ने एफ और पी के बीच, वस्तु को और आगे कर दिया, वस्तु ने आपका यहां पर चला गया। अब बताइए कैसे इमेज बनेगा? तो एक मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, और समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाती है। हम याद कर लीजिए, 4 गुण नियम याद रहेगा, सब बन जाएगा। अब इसमें एक और किरण खींचना पड़ेगा ना, यहाँ से एक ऐसे मिला लेते हैं इसको, और ये ऐसे ले चलते हैं, तो ये ऐसे जाता है ना, तो टकरा करके वापस लौट जाता है ना। ये जाता है, ये ऐसे जाता है, लेकिन तुरंत उसी पर वापस यहाँ, जगह यहाँ बनाते हैं, ये वापस लौट जाता है। तो ये किरणें कहाँ मिलेंगी बताइए? ये देखिए तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पतला है, यहाँ पर चौड़ा होते जा रहा है। ये लग रहा है ना कि आगे चल के और चौड़ा हो जाएगा। हाँ, आगे इमेज बनने का कोई संभावना नहीं है। अब इमेज ना पीछे बनाया जाता है, दोनों को पीछे बढ़ाते हैं, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं काल्पनिक रूप से, इसको भी पीछे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ना फोटो बनता हुआ प्रतीत होता है। ये काल्पनिक फोटो बनता है, काल्पनिक, पीछे फोटो बना तो काल्पनिक, और एक ये परावर्तित किरणों के काल्पनिक रूप से मिलने से बना है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब है। और ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर है सीधा। देखिए अब जाके सीधा फोटो बना है ना, तो हम लोग लगता है कि इसमें हमेशा उल्टा ही बनता है। ये सीधा बना फोटो, और वस्तु से बड़ा बना, वस्तु से कैसा बना? बड़ा, और दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब। देखिए तो ये कैसे बना है, देखिए यहाँ पर
जो वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, एफ और पी के, देखिए यहाँ पे पी छूटा हुआ है, पी लिए थे ना, पी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। दर्पण के पीछे वस्तु से बड़ा, काल्पनिक और सीधा। देखिए इस तरीके से, है ना। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब देखिए हम लोग, देखिए एक इमेज यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। यहाँ व्यक्ति खड़े हैं तो प्रतिबिंब पीछे बना, कहाँ पर, तो प्रतिबिंब पीछे बना, बड़ा बना। देखिए कितना बड़ा फोटो, इतना बड़ा व्यक्ति हो तो फोटो इतना बड़ा है, लगता है कुंभकर्ण का फोटो इसी सेट किया गया होगा, नहीं जो फिल्म बना होगा। व्यक्ति ये इतना बड़ा फोटो बहुत बड़ा बना दिया गया। चलिए ये वाला हो गया। देखिए बहुत शानदार, बहुत शानदार इसका उपयोग भी होता है, हजामती में इसका उपयोग होता है। एफ और पी बीच रहते हैं तो फोटो बहुत बड़ा बनने लगता है। देखिए आगे हम उपयोग का जिक्र करेंगे। चलिए अब लास्ट समझते हैं, वस्तु अनंत पर हो तब के लिए। चलिए, वस्तु जब अनंत पर हो, अवतल दर्पण का लास्ट इमेज है, जब वस्तु अनंत पर हो, ये देखा जाए कैसे बनता है। देखिए तो, जब वस्तु कहाँ पर हो भाई, अनंत पर, ये सी हो गया और ये पी होगी, सॉरी ये एफ हो जाता है और ये क्या हो गया, पी हो गया। देखिए वस्तु अनंत पर है, कहाँ हम जाए, कितना दूर जाए वस्तु रखने के लिए बताइए। वस्तु तो अनंत पर चला गया, तो कैसे किया जाए। तो अनंत का एक लक्षण होता है कि अनंत से आने वाली किरणें समानांतर होती हैं, या फिर समानांतर किरणें अनंत तक जाके मिलती हैं, अभी ना बताए पीछे। तो समानांतर लाया जाता है ऐसे स्थितियों में। चलिए यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे हम यहाँ पर ऐसे ला दिए, अनंत से आ रहा है समानांतर। एक और प्रकाश से यहाँ से लाते हैं, देखिए यहाँ से अनंत से आ रहा है, ये दोनों प्रकाश किरण कहाँ से आ रहा है, ये सब अनंत से आ रहा है, अनंत। जैसे मान लीजिए सूर्य हो सकते हैं, सूर्य का प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए तो ये अनंत से प्रकाश किरण आ रहा है, तो देखिए इसका प्रतिबिंब हम लोग कैसे बना सकते हैं। देखिए तो कैसे बना सकते हैं, ये देखिए ये एफ से आएगा तो समानांतर जाएगा, और ये सी से आया है तो उसी पर जाएगा, ये ऐसे आया है तो ऐसे जाएगा। तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ना, यहाँ पर बनेगा, इसमें यहाँ पर। ये बताइए इतना बड़ा फोटो बन रहा है, किसका है फोटो है, अनंत की वस्तु। जैसे मान लेते हैं सूर्य एग्जाम्पल के तौर पर, या और भी वस्तुएं बड़ी बड़ी हो सकती हैं। बताइए अगर सूर्य माना जाए तो सूर्य तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है, और फोटो इसका इतना बड़ा बना, आपके इस मोबाइल में इतना छोटा दिख रहा है आपको, बताइए वाला। तो ये सूर्य की तुलना में बहुत न छोटा है, ये फोटो बहुत छोटा माना जाता है। देखिए यहाँ पर छठा नंबर बना हुआ है इस तरह से, ऐसे इस तरह से। प्रतिबिंब का स्थान कहाँ पर है, एफ पर। वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु बहुत बड़ा होता है इससे, अब फोटो बहुत छोटा होता है वस्तु से। और प्रकृति न वास्तविक और उल्टा, ये वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना है। तो इस तरह से सारे प्रतिबिंब बन गए। अब हम लोग ना इसके ना उपयोगों पर जिक्र कर लेते हैं, ठीक ना। ये सारे प्रतिबिंब आपको ध्यान रहेंगे ना, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए हम संक्षेप में जल्दी से बनाए थे ऐसे। पहला हम लोग ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे पहला। पहला में यहाँ पर था वस्तु, कैसे बना था, इस तरह से, और इस तरह से बना था, है ना। या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, सी से आता है तो यही बनाता है फोटो। पहला ये हम बना दिए। दूसरा कौन सा बनाए थे, अवतल दर्पण, और उसमें कैसे बना था भाई, वस्तु को ना यहाँ पर देते हैं सी पर, ये सीधे गया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, यहाँ इमेज बना था। तीसरा कैसे बनाए थे हम बताइए, तीसरा कहाँ था, तीसरा में वस्तु यहाँ आ गया, तीसरा में वस्तु कहाँ आ गया। देखिए आपको रिवीजन करके दिखा रहे हैं कैसे आप घर पे रिवाइज कर सकते हैं। देखिए ये कैसे बन रहा है, ये इस तरह से बनता है, देखिए गलत आया ना, ये इस तरह से बाहर आता है ना, सही से बनाएंगे तो बाहर आ जाएगा इमेज, ठीक। अब देखिए एक और बनाए थे ना इसमें, वस्तु था अगला एफ, अगला वस्तु कहाँ था, एफ था, एफ। तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, ऐसे अनंत पे चला गया था प्रतिबिंब, है ना। और एक बना था कैसे, एक बना था कैसे,
इसके बीच में रख के बना था एक, ऐसे सी, सी बीच में एफ देना चाहिए, पी यहाँ रखे थे, ये ऐसे आया था और ये इस तरह से हुआ था, पीछे फोटो बना था इसका, है ना, ऐसे। और भी बना था, एक और हम लोग बनाए थे, देखिए एक और हम लोग बनाए थे, कौन सा बताइए, एक और कौन सा बनाए थे, जब वस्तु अनंत पर हो, बताइए। तो वस्तु अनंत पर हो तो कैसे बना था, सी एफ पी, वस्तु अनंत पर हो तो ऐसे आया था और इसी पर वापस चला गया, और एफ से आया तो समांतर गया, तो ये यहाँ पर फोटो बनाया था एफ पर। तो इस तरह से है। देखिए आपको हम बता दें एक बात कि ये जितने प्रतिबिंब बन गए, 1 2 3 4 5 6 बने ना, इनमें से ना ये दोनों आपस में उल्टा होता है, देखिए ये दोनों आपस में उल्टा होता है। देखिए सी अनंत के बीच है तो सी एफ के बीच बना, और सी एफ के बीच है तो सी अनंत के बीच बना। इसको हम अगर ऐसे उलट देना, नीचे का ऊपर चला जाए, ऊपर का नीचे, यही हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा तो इसका उलट देंगे, यही हो जाएगा। ये अपने आप में है, यहाँ यहीं पर बराबर बनता है, ठीक ना, एकमात्र यही स्थिति है, बराबर बनता है। एक ध्रुव पर वस्तु चल जाए तब बराबर बन, देखिए ये वस्तु यहाँ चल जाए तब बराबर बनता है ना। देखिए आप लोगों को जो शुरू में हम बताए थे ना, कि एक बार फिर से आके देख लीजिएगा, वो 9 गो प्रतिबिंब है ना, अनंत वाला, I1 I2 I3 I4 O1 O2 O3, वो ना एक बार फिर से देखिए आप, देखिए आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आप ध्यान से एक बार देखिएगा तो देखिए, आपको यहाँ बताते हैं कि ये मिलता है इससे, है ना, और ये मिलता है इससे, ये देखिए आपस में, देख कैसे मिलता है। ये फोकस पर वस्तु है तब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, और जब अनंत पर वस्तु है तब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसको उलट दीजिएगा ना तो ये हो जाएगा, है अनंत पर वस्तु है तब फोकस पर प्रतिबिंब, फोकस पर वस्तु है अनंत पर प्रतिबिंब, ये आपस से मिलता है। ये अपने आप में अलग है, ये भी अलग है। आइए इन सभी को एक लिस्ट में बनाते हैं। लिस्ट एक बन सकता है, देखिए तो प्रतिबिंब की स्थिति, देखिए बुक में बनाया है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का सॉरी बिंब की, बिंब माने वस्तु होता है, बिंब माने वस्तु, वस्तु की स्थिति, बिंब माने वस्तु, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति। आप ये लिस्ट अच्छे से देख सकते हैं। अनंत पर वस्तु हो प्रतिबिंब एफ पर बनता है, अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है ना। अब देखिए जब वस्तु सी से परे, सी से परे मतलब सी से पीछे है, वस्तु सी और अनंत के बीच है, तब प्रतिबिंब सी एफ के बीच बनता है, छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है ना। सी पर हो तो सी पर ही बनता है, नीचे में समान साइज का बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। अब देखिए सी एफ के बीच हो वस्तु तो प्रतिबिंब सी से बाहर चला गया, अब विवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बना, उल्टा वास्तविक ना, विवर्धित। आवर्धित भी इसको बोला जाता है, विवर्धित को ना आवर्धित भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको आवर्धित भी बोला जा सकता है, आवर्धित, आवर्धित प्रतिबिंब, ठीक ना। विवर्धित लिखा है, आवर्धित भी बोल सकते हैं। अब देखिए जब एफ पर हो तो अनंत में बनता है, और अत्यधिक विवर्धित माने बहुत बड़ा बनता है ना। और पी एफ के बीच हो तो दर्पण के पीछे बनता है, पी एफ के बीच हो तो दर्पण के, एक व्यक्ति का फोटो दिखाया था ना, पीछे बनता है, और आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी मात्र एक ही बार बनता है और हर बार वास्तविक बनता है, बहुत बार उल्टा बनता है, केवल एक बार सीधा बनता है। इधर का फोटो छोटा छोटा होता है, सब छोटा फोटो को ना हरासित कहते हैं, ये आवर्धित कहते हैं, तो छोटा फोटो का बोलते हैं हरासित, हरासित प्रतिबिंब इसको कहते हैं। हरासित मतलब प्रतिबिंब थोड़ा हरास होकर छोटा हो चुका है ना, ये हम लोग इसको बोलते हैं। तो आप देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और अच्छे से बुझा जाएगा पूरे वीडियो को। अवतल दर्पण के उपयोग समझते हैं। पहला समझते हैं उपयोग इसका हजामती दर्पण में होता है, दाढ़ी बनाते हैं ना उसमें होता है। क्यों? क्योंकि आपको हम बताया ना कि व्यक्ति छोटा भी हो ना, अवतल दर्पण लग जाए, अब व्यक्ति कहाँ हो, फोकस से भी आगे चला जाए पी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब जो बनते हैं ना काफी बड़ा बनता है,
एक व्यक्ति का फोटो आपको दिखाते हैं अभी ना। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए हाथ है ये अवतल दर्पण के सामने कर दिया गया ना। देखिए हाथ कितना बड़ा बन गया, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा फोटो बन गया है ना। तो देखिए अगर यहीं पर हम लोग सेविंग करते अपना, अवतल दर्पण रहता, सेविंग करते और चेहरा कहाँ रखते, फोकस से भी आगे। चेहरा कहाँ पर, फोकस से भी आगे, गौर करिए, फोकस से भी आगे, तो चेहरा का बड़ा फोटो बनेगा, जिससे ना चेहरे पर छोटे मोटे जो बाल छूट रहे होंगे ना, वो अच्छे से पकड़ में आ जाएंगे, एकदम क्लीन से वो मिलेगा, सेविंग होगा। देखिए महाराज सेविंग कर रहे हैं, है ना। अवतल दर्पण में सेविंग करना और बेस्ट रहता है, अवतल दर्पण है। और यहाँ पर देखिए इसको देखिए लगा रही है सब, है। तो बता देना चाहिए अवतल दर्पण का उपयोग करो, तो एकदम बढ़िया से चेहरा बड़ा हो जाएगा, खूब अच्छा से मतलब हो जाएगा। देखिए तो पहला हो गया उपयोग क्या चीज में, हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के उपयोग में होता है, जब उपयोग होता है तो इसमें किसका उपयोग होता है, इसमें किसका फायदा उठाते हैं, तो इसमें ना ये जो उपयोग वाली स्थिति है ना, यहाँ पर क्योंकि कह सकते हैं, इसका उपयोग क्यों करें, क्योंकि एफ और पी के बीच वस्तु हो तो क्या होता है, हो तो सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, सीधा अब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। हजामती का उपयोग करते हैं तो उस समय चेहरा कहाँ रहता है, एफ और पी के बीच। चलिए समझ गए होंगे आप, आशा करते हैं कि ऐसे एफ और पी के बीच रखते हैं, जब ऐसे यहाँ पे सी है तो नहीं, आप लोग देखे हैं कि ऐसे आता है और ये ऐसे पीछे बनता है फोटो, ऐसे, है ना, ये वाला हो गया। अब देखिए दूसरा उपयोग समझते हैं। देखिए रोगियों के नाक कान गले के जांच में भी होता है। देखिए यहाँ पर दांत को देखा जा रहा है, आप ही जरा सोचिए, ये जो दांत है इसके भीतर देखना हो तो कैसे देखेंगे, क्या इसमें सिर घुसाएंगे अपना डॉक्टर साहब, नहीं, इसमें एक छोटा सा अवतल दर्पण होता है, चम्मच टाइप का, इसे लगा करके देख लेते हैं दांत को, किसी भी एरिया में झांकना हो देख लेते हैं। तो रोगियों के नाक कान गले के जांच में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। और एक उपयोग देखिए अवतल दर्पण का, सोलर कुकर में भी होता है, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा नंबर, रोगियों के नाक कान गले के जांच में, दूसरा लिख सकते हैं रोगियों के क्या चीज में, रोगियों के दांत, नाक कान गले के जांच में ना। चलिए अब देखिए ये वाला उपयोग, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में कैसे होता है ये जरा देख लीजिए, सोलर कुकर में इसका उपयोग कैसे होता है, जैसे अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का आप गुण जान ही गए हैं, सूर्य से किरणें जब आती हैं, समांतर किरणें, है ना, तो ये उसको एक बिंदु पर कर देता है, एक बिंदु पर, ऐसे देखिए अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरण आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर सबको अपने फोकस पर ही भेजता है। सोचिए सभी प्रकाश आया, सभी प्रकाश आया, सब के सब कहाँ गया, फोकस पर, मुख्य अक्ष पर प्रकाश आ गया मान लीजिए, तो फोकस पे आया, तो इतना दूर का उष्मा भी तो फोकस पर गया। अगर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य का प्रकाश एक जगह हुआ, तो सूर्य के साथ साथ जो उष्मा आता है वो भी एक जगह हुआ, यहाँ पर उष्मा एक जगह हो गया, यहाँ पर उष्मा बहुत तेज हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर उष्मा तेज हो गया, यहाँ पर कुकर रख देंगे, कुकर, ऐसे कुकर, तो उसमें खाना बन जाता है। देखिए यहाँ पर वही चीज यहाँ पर दिया हुआ है, सोलर कुकर, ये इस शेप में दिया है, ऐसा भी होता है, और एक बॉक्स टाइप का भी आता है, गूगल पे आप सर्च करके देख सकते हैं, बॉक्स टाइप का भी आता है ना। धूप वाले दिन में काम करेगा, बादल के दिन में उपवास करना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट उपयोग इसका, एक और उपयोग होता है इसका, सर्च लाइट में उपयोग होता है। देखिए सर्च लाइट जो होता है ना, जो टॉर्च होता है, नहीं से टॉर्च होता है, ऐसे इसे जो टॉर्च होता है ना, यहाँ बटन लगा होता है, इसमें जो भीतर में बल्ब होता है ना, वहाँ ऐसा एक होता है चमकते हुए, और इसी में ना ऐसे रहते, इसमें बल्ब कसा गया रहता है, ऐसे बल्ब। तो ये जो हिस्सा है ना, ये अवतल दर्पण होता है। ये क्या होता है, अवतल दर्पण। जो परावर्तक सतह होता है,
है ना। आपको बता दे कि अवतल दर्पण कि अगर फोकस पर गौर करिए, कहाँ बोल रहे हैं, फोकस पर, और अगर रोशनी कर फोकस पर, अगर मान लीजिए कि बल्ब जला दीजिए फोकस से पर, ये मान लीजिए बल्ब है और जलने लगा फोकस पर, तो ये बल्ब से निकलने वाली किरणें जब फोकस से किरणें आती हैं तो समांतर होके जाती हैं, फोकस से आती हैं तो समांतर होके जाती हैं, समांतर, ऐसे समांतर, फोकस से आने वाली किरणें समांतर जाती हैं। आप लोग ध्यान दिए हैं, मोटरसाइकिल में मान लीजिए बल्ब होता है, ठीक, बल्ब को मोटरसाइकिल के हेडलाइट में से निकाल के जलाइएगा ना, तो कमरे को भी मुश्किल से प्रकाशित करेगा, बहुत कम दिखाई देगा कमरा में। वही बल्ब मोटरसाइकिल के हेडलाइट में कस दीजिए और बारिएगा ना, तो सोचिए इतना तेज प्रकाश मारता है कि मत कहिए। तो कैसे पावर बढ़ गया उसका, ये बता दीजिए, पावर कैसे बढ़ गया। तो ये जो पीछे में लगा ना परावर्तक सतह, वो अवतल दर्पण का है। और अवतल दर्पण ना एकदम सभी किरणों को समानांतर जब फेंकता है ना, जब सही प्रकाश साथ में चलता है ना, तो पावर उसका बढ़ जाता है। समझिए कि साथ में चलने में बहुत शक्ति होती है। बार देंगे पेड़ के पास तब भूतो भाग जाएगा। कितना ही भूता पेड़ हो ना, हम मोटरसाइकिल या बोलेरो का जो भी हो कार वगैरह, फ्लैश बढ़ जाए ना, तो कितना ही भूता पेड़ हो सब भूत भाग जाते हैं। चलिए, तो ये अवतल दर्पण के बारे में हम लोग सीख लिए। अब थोड़ा सा और समय दीजिए, उत्तल दर्पण को अभी समाप्त कर लेते हैं ताकि एकदम कंफर्म हो जाएगा, साथ में पढ़ेंगे तो। देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने को समझते हैं, इसमें ढेर नहीं है, इसमें मात्र दो स्थिति है। देखिए, दो स्थिति है, कैसे कैसे है। एक है उत्तल दर्पण में, देखिए गलत बन रहा है ना, उत्तल दर्पण लोगों को पढ़ना है। उत्तल दर्पण ऐसे होता है और ये इसका P होता है, यहाँ पे इसका C हो गया, और P और C के जस्ट बीच में F सिद्ध कर चुके हैं। इसमें प्रतिबिंब बाना हम लोग को है, इसमें प्रतिबिंब बाने के नियम आपको पता होना चाहिए। देखिए, गोल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम आपको हम बता चुके हैं, जिनमें से ऐसे नियमों का एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज कर देते हैं। ऐसे नियम था, है ना। देखिए, ऐसे था, समांतर आने वाले किरण टकराने के बाद किससे जाते हुए प्रतीत होता था, फोकस से। ये समांतर आएगा तो फोकस से जाते हुए मालूम चलेगा, ये पहला हो गया। दूसरा क्या था ये बताइए। अगर उत्तल दर्पण है और कोई प्रकाश इसके फोकस पर आना चाहता है, ऐसा आ रहा है कि उसका चाहत है कि हम फोकस पर जाएंगे, तो समांतर होके चला जाता है ना। अभी जस्ट पढ़ा है वीडियो के शुरुआत में, समांतर होके चला जाता है। और देखिए क्या बताया है, उत्तल दर्पण के जो ये होता है ना, अगर कोई प्रकाश किरण सी पर आना चाहता है, सी पर, तो लंबवत होने की वजह से उसी पर लौट जाता है ना। ये तीसरा नियम। और चौथा नियम क्या बताए थे मेरे बाबू, बताओ लोग जल्दी से। ऐसे ना, ये आता है ऐसे, तो आई बराबर आर बनाते हुए चला जाता है। क्या ये, चलिए अब हम लोग समझते हैं, ये याद रखिएगा। समांतर आएगा फोकस से जाएगा, सी पर आएगा उसी पर जाएगा, पी पर आएगा परावर्तन के नियम का प्रत्यक्ष रूप से पालन करते जाता है, और एफ पे आने का सोचेगा तो समांतर होके जाता है। चल इसके नियमों को देख लिए, अब प्रतिबिंब को देख लेते हैं, थोड़ा सा है, इसमें मात्र दो ही है। देखिए, समांतर आता है तो कैसे जाएगा, सॉरी पहले हम इसमें वस्तु लेते हैं, एक वस्तु यहाँ लेते हैं, है ना। P और अनंत के बीच वस्तु है, P और अनंत के बीच दर्पण के सामने। याद रखिए, कोई लोग मिस्टेक करके वस्तु को जो है ना, वो यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर। अरे भाई, कैसे ऐसा गलती आप कर सकते हैं। इधर दर्पण पीछे से रंग दिया गया है, तो कोई मूर्खों व्यक्ति नहीं रखेगा। दर्पण है, दर्पण पीछे से क्या है, रंगा हुआ है, तो उधर से चेहरा दिखेगा। दर्पण रंगा है, उधर से चेहरा दिखे, कितना कैसा हमारा बाल है, गड़बड़ हो जाएगा सब। यहाँ रखिए वस्तु। चलिए अब देखिए कैसे होगा ये। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जाता है, तो वो फोकस से होते हुए ऐसे चला जाता है, ठीक। अब देखिए एक और बात, अगर यहाँ से प्रकाश, देखिए समांतर है फोकस से जाता है ना, अभी नियम बताया, समांतर है फोकस से जाता है। एक और यहाँ से चलेगा ना, अगर देखिए थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं,
देखिए यहाँ से प्रकाश अगर आए, वो सीधे चाहता है सी पर जाना, तो जा नहीं पाएगा सी पर। क्यों नहीं जा पाएगा? मार्ग में दर्पण है, ये 90 पर रहता है, जैसे आता है वैसे ही जाना पड़ता है। वापस जाओ, आया, इसे खचाक खचाक, तो यहाँ पर इमेज बन गया। परावर्तित किरणें, लौटने वाली किरणें जहां मिलती है, लौटने वाली किरण कहीं मिल सकता है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये कहीं आकाश में जाएगा तो ये कहीं इधर जाएगा, है, ये दूर जाएगा, नहीं मिलेगा। तो पीछे हम लोग बढ़ा के देखते हैं, पीछे फोटो बनता है, यही इमेज है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा शेप का कोई बर्तन देखिए, घर पर बर्तन में अच्छे से हो जाएगा। गिलास, गिलास में देखिएगा ना, आपका चेहरा इतना बड़ा है ना, उसमें बहुत छोटा चेहरा दिखाता है, बहुत छोटा प्रतिम बनता है, बहुत छोटा। या चम्मच में भी देख सकते हैं, चम्मच के ऊपर में, है ना, और चम्मच में तो अवतल उतल दोनों होता है, बताए थे पिछले वीडियो में। उसमें तो सारे प्रतिबिंबों का टेस्ट कर सकते हैं, एकदम नया नया चम्मच खरीद दिए, है ना, खाना भी खा सकते हैं, अब प्रतिबिंब भी देख लेंगे सबके सब, ठीक है। तो ये हो गया आपका, छोटा बना, सीधा बना, देखिए सीधा बना, छोटा बना, वस्तु से छोटा है, और कहा बना, पीएफ के बीच बना, पीएफ के बीच बना, सीधा बना, छोटा बना, और काल्पनिक बना, क्योंकि काल्पनिक रेखाओं के मिलने से हो रहा है, पीछे कोई रेखाएं नहीं जाती, हम लोग को महसूस होता है कि पीछे फोटो बना हुआ है। देखिए मेरे बाबू, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए अच्छे से कैसे हो रहा है। जब वस्तु कहाँ हो, पी और एफ के बीच, दर्पण के सामने हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए अनंत और पी के बीच, अनंत, अनंत और पी के बीच वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बन रहा है? देखिए पीएफ के बीच बन रहा है, पीएफ के बीच, दर्पण के पीछे, वस्तु से छोटा है, और काल्पनिक और सीधा है, देख लीजिए। ठीक, चलिए एक लास्ट इमेज समझ लेते हैं इसका। लास्ट इमेज, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, आइए देखते हैं अनंत वाला, पहले समझ लीजिए तब बनाते रहिएगा। देखिए वस्तु अनंत पर हो, ये उत्तल दर्पण हो गया, और इस तरह से ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, उत्तल दर्पण है। अनंत से प्रकाश कैसे समानांतर लाना हम लोग को है, तो एक C से ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ये जा नहीं रहा, आ रहा है, ठीक है, और एक F से ला देते हैं, चाहे एक P से, कोई भी, चलिए एक P से ही ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ऐसे F से भी कर सकते हैं, हम बताए थे आपको शुरू में, कई नियम से प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो ये जैसे है वैसे यहाँ से ऐसे लौट जाता है, सेम कोण बनाते हुए से लौट जाता है, ये जो कोण उतना ही कोण ये भी। अब इसको पीछे बढ़ाइए, फोटो का बन रहा है, ऐसे तो ये आया ना, तो ये इसी पर चला गया, तो ये लौटने वाला किरण है, ये भी लौटने वाला किरण है, ये कहीं जा रहा है आकाश में, तो ये जगह पाताल में। परावर्तित किरणें मिलेगा तब ना फोटो बनेगा, ये कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो वास्तविक फोटो पक्का नहीं बनेगा। अब काल्पनिक का चांसेज है, तो इसको पीछे बढ़ाई, तो पीछे बढ़ले बढ़ल है, इसको पीछे ले चलते हैं, ऐसे डिग 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 ऐसे। देखिए हम बना रहे हैं थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा इधर चला जा रहा है ना, लेकिन वास्तव में ये फोकस पर आता है। सही से बनाएंगे, कहाँ आएगा? फोकस पर आएगा मेरे बाबुओं, ध्यान दीजिए, फोकस पर फोटो आएगा, इसमें कोई दिक्कत, फोकस पर आता है फोटो। अनंत का हो तो फोकस पे आता है। आप सोच रहे हो कि उससे भी बना दीजिए, तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए अगर फोकस पर आना सोच रहा हो प्रकाश ऐसे, तो मुख्य अक्ष के समांतर होके चला जाता है, ये समानांतर होके चला जाता है, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी वहीं जाके मैच करेगा, ठीक ना। खैर इतना आप लोग नहीं, एकदम आसान फोटो इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है ना, वस्तु से काफी छोटा, वस्तु से कैसा है? छोटा है, काल्पनिक और सीधा बनता है। यहाँ पर काल्पनिक और सीधा लिख देते हैं, काल्पनिक और सीधा कह देते हैं ना, ये भी सीधा लिखे, यहाँ भी काल्पनिक और सीधा फोटो बनता है। तो इस तरह से इसके प्रतिबिंब बन गए। आप चाहे तो इसका ही बॉक्स बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसका भी ऐसे बॉक्स बना सकते हैं, ऐसे था ना बॉक्स, यहाँ पर था बिंब का स्थान, बिंब, बिंब का स्थान, बिंब का स्थान मतलब समझते हैं, वस्तु का स्थान, ठीक है।
अपने से मान लीजिएगा, यहाँ प्रतिबिंब का स्थान, यहाँ लिख दीजिएगा प्रतिबिंब का प्रकृति, जैसे नहीं पीछे लिस्ट था, है ना, उसी तरह से मान लीजिए प्रकृति और साइज, यहाँ साइज था, यहाँ प्रकृति था ना, तो ये लिस्ट कर लीजिएगा। चलिए अब लास्ट में हम लोग इसका उपयोग देखते हैं और उसके उपयोग के साथ ही ये एंड हो जाएगा सब। चलिए इसका उपयोग देखते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आइए बारी बारी से आपको समझाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, है ना, उत्तल दर्पण का क्या चीज उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो इसका फेमस उपयोग है साइड मिरर। देखिए उसको शुद्ध रूप से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोला जाता है साइड मिरर, हिंदी लेकिन वो नहीं है, पश्च दृश्य दर्पण उसका हिंदी हो सकता है ना, पश्च दृश्य दर्पण। इसको ना अंग्रेजी में लोग कहते हैं साइड मिरर, साइड मिरर, साइड मिरर। ऐसे तो साइड मिरर हिंदी में ही ढेर लिखा जाता है, साइड मिरर हिंदी में लिख के आता है। उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत फेमस है साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब ना कि साइड में होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गौर से इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, देखिए देखिए ये मिरर आप देखेंगे इसमें एम्बुलेंस में, तो एक यहाँ पर इसके कान जैसा एक मिरर होता है। देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर मिरर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर एक मिरर लगा है, यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, ये वाला, ये मिरर इधर भी होगा, ये यहाँ मिरर लगा है, जिसमें ड्राइवर साहब देखते हैं पीछे की गाड़ियों को, उनको साइड देते हैं, साइड देना होता है, उनको साइड देते हैं, है ना। इसे गाड़ी के साइड में भी लगा हुआ है ना, वो साइड भी देते हैं इसी से। कोई पो पो करता है तो उसको साइड दिया जाता है। चलो अब देखिए साइड मिरर में क्यों लगता है, ये क्यों लगता है उत्तल दर्पण साइड मिरर में, क्योंकि देखिए उत्तल दर्पण का शेप देखिए जरा सा, शेप ऐसा होता है, इसके चलते ना ये ना ऊपर का भी देख सकता है कि गाड़ी में कोई पेड़ नहीं लग रहा है ना, नीचे भी देख सकता है कि टायर के पास कोई सोया नहीं ना है, कुत्ता उत्ता, सामने भी देख सकता है। ये दर्पण का ना दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक, बहुत ज्यादा देखने का इसका एरिया है, इसीलिए इसका उपयोग साइड मिरर में होता है। समझ रहे हैं। इस जगह पर हम समतल दर्पण लगा सकते थे, तो समतल दर्पण सीधा होता, तो सीधा होता ना तो सिर्फ सामने का देखता, सामने का केवल देखता, है ना, जबकि थोड़ा सा उथला है तो ऊपर का भी देख लेता है, नीचे का भी देख लेता है। ठीक, तो पूछा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, तो जवाब यही देंगे हम लोग कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है। आप लोग अपने से बना के लिख लीजिएगा, हम इसका मेन वजह लिख देते हैं। इसका क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र, जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, जो दृष्टि क्षेत्र होता है, विजन एरिया, दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, व्यापक सबसे ज्यादा होता है, व्यापक होता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं, है ना। कई जगह देता है कि इसका क्यों वरीयता दिया जाता है, क्यों वरीयता, तो इसीलिए वरीयता देते हैं कि क्योंकि ये समतल दर्पण की अपेक्षा अच्छा देख सकता है, इसका दृष्टि क्षेत्र जो है ना समतल दर्पण की तुलना में व्यापक है, इसीलिए। और अवतल का तो भुला के ही प्रयोग मत करिएगा, अगर अवतल दर्पण साइड में लगा देंगे ना तो समझ लीजिए बहुत दूर गाड़ी है ना, तो चलेगा पता ना कि गाड़ी बहुत दूर है, समतल दर्पण में फोटो उसका बना दो तो उलट दिया है गाड़ी को। समतल दर्पण ना दूर के वस्तु का उल्टा फोटो बनाता है, समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो होता है वो दूर के वस्तु का उल्टा फोटो बनाता है। तो अवतल तो कभी नहीं होगा, बच गया समतल और उत्तल। तो समतल और उत्तल में उत्तल का दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है ना। देखिए आपको दिखाते हैं इस तरह का, देखिए आप देखे होंगे ये दर्पण, ये दर्पण आप देखिए यहाँ पर, ये उत्तल दर्पण है, साइड मिरर है, जो साइड मिरर लगा है ना वही वाला ये मिरर है, साइड में निकाला गया है। देखिए ये ऐसे उठा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा, है ना। सब में बस गाड़ी जो भी होता है, ट्रक, है ना, यहाँ तक कि बाइक में भी जो होता है वो यही रहता है ना, बहुत माइनर उतल रहता है वो। तो ये हो गया, लेकिन उत्तल करने का लास्ट उपयोग भी सुन लीजिएगा, लास्ट उपयोग क्या है उत्तल दर्पण का,
उत्तल दर्पण का एक और उपयोग है स्ट्रीट लाइट में। कहा? स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट समझते हैं क्या होता है? स्ट्रीट माने गली होता है, नहीं गलियों में लाइट जलाया जाता है, गलियों में, गली में खंभा पैसे बना देते हैं और उसका उद्देश्य होता है कि ज्यादातर क्षेत्रों को प्रकाशित कर सके ना। सार्वजनिक स्थल पर लग गया एगो लाइट, तो ऐसा होता है कोशिश की पूरा का पूरा क्षेत्र को प्रकाशित कर दे। तो ऐसा कैसे करता है बताइए जरा सा। इसमें यहाँ पर अगर बल्ब कस दिया जाए, यहाँ पर अगर ये बल्ब कस दिया जाए तो ये बल्ब ऐसे प्रकाश देता है, ऐसे देखिए प्रकाश को फैला देता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि इसका उपयोग ना प्रकाश विस्तारक के रूप में होता है। हाँ, इसका उपयोग स्ट्रीट लाइट में क्यों हो रहा है? स्ट्रीट लाइट में हो रहा है प्रकाश विस्तारक, प्रकाश विस्तारक के रूप में होता है इसका उपयोग। ठीक है, तो इस तरह से सारा चीज हो गया। आप लोग इसको शुरुआत से देखें, अच्छे से पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। और कोई भी इमेज बनता है ना तो वो कम से कम 2 किरणों से बनता है ना। कई बार रिवीजन करिए तो सही हो जाएगा। कम से कम 2 किरणों से फोटो बनता है और वास्तव में देखा जाए ना तो बहुत किरणें मिलके फोटो बनाती हैं। और वास्तव में बता दें आपको ना तो बहुत सारी किरणें एक फोटो बनाने में बहुत किरणों का योगदान होता है। देखिए ऐसे कहते हैं CF, ये P। अगर हम आपको थोड़ा सा और समय लेंगे, थोड़ा सा, ताकि आपको एकदम ऑलराउंडर बना दे। हम चाहते हैं कि यहाँ से प्रकाश आएगा तो ये F से गया, ये समांतर आया तो ये कहाँ से गया? ऐसे गया। ठीक, अगर हम प्रकाश को C से लाते हैं, देखिए यहाँ से, देखिए अगर प्रकाश को हम यहाँ से लाते हैं, है ना, C से लाते हैं तो टकरा के वापस जाता है यहीं पर, फोटो वहीं बनता है। अगर यहाँ से P पर प्रकाश लाते हैं तो जिस कोण से आएगा उसी कोण से जाएगा, तो ये भी वहीं जाता है। एक इमेज बनाने में ना बहुत किरण, हम तो 4 ही को किरण अभी खींचे हैं। वास्तव में ना बहुत सारे किरणें होती हैं, वास्तव में बहुत सारी किरणें मिलके एक इमेज को बनाती हैं। कितने किरणें? बहुत सारे किरणें मिल करके एक इमेज को क्रिएट करती हैं। बहुत सारे इमेज, बहुत सारे किरणें मिलती हैं तब जाके एक फोटो का निर्माण होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा है इसलिए इस बात को हम बता रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अगर अवतल दर्पण का आधा भाग ढक दिया जाए, आधा भाग ढक दिया जाए तो क्या प्रतिबिंब बनेगा? तो सोचिए क्या होगा। आधा भाग आप ढक देते हैं, इतना भाग हम ढक देते हैं, इतना भाग ढक देते हैं तो क्या होगा? इतना किरणें तब नहीं रहेंगी, ये भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? आएगा सब, लेकिन ढक दिया गया है, परावर्तन नहीं होगा। हाँ, इधर की किरणें परावर्तन करके फोटो बनाएंगे। तो हम कहते हैं ना कि अगर आधा दर्पण को ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब बनेगा और पूरा बनेगा, लेकिन जानते हैं क्या होगा? थोड़ा धुंधला बनेगा, धुंधला बने। कभी 100 किरणें मिलके बना रही थी, अब 50 किरण मिलके बना रही हैं, तो थोड़ा सा ना डिम कलर बनेगा, थोड़ा सा कैसे बना, डिम, तनी कम चटक होगा। समझ गए? तो आप लोग को ना हम अच्छे से पूरा का पूरा बता दिए। एकदम बढ़िया से इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, प्रतिबिंब संबंधित कोई दिक्कत कभी नहीं होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है लेकिन आपको एकदम बेहतरीन समझाने के लिए ऐसा किया गया है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और बहुत बेस्ट एग्जाम जाए आप सभी का।